वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। माय डियर, आप सभी स्टाफ नर्स का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है ज़रूर जो है यह सुबह 8 बजे जो थ्योरी कॉन्सेप्ट का वीडियो डलता है, आप लोग जो है ज़रूर इसे अटेंड कीजिए। देखिए, आप कहीं से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक क्लास आप यहाँ से भी कीजिए। जितना ज़्यादा अभी आपको कंटेंट देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, आपके लिए बेहतर होगा। ऐसा नहीं कि मैं फालतू क्वेश्चन लाता हूँ, मैं आपका थ्योरी सुबह के वीडियो से मैं आपको थ्योरी ठीक करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। और शाम के जो वीडियो डलता है 50 क्वेश्चन का 6 बजे, उससे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। चलिए हम लोग यहाँ पे आज के इससे 16 नंबर के वीडियो को हम लोग शुरू कर रहे हैं। जी हाँ माय डियर, इससे पहले 15 वीडियो तक नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। एमसीक्यू और सुबह थ्योरी दोनों में 15-15 हो चुका है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे मैं बता दूँ कि फास्फोरस एक महत्वपूर्ण खनिज है जो मुख्य रूप से दांतों एंड हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। देखिए, कैल्शियम तो होता ही है, साथ में फास्फोरस भी एक महत्वपूर्ण खनिज है। ठीक है, और यह खनिज है जो आपके दांतों और हड्डियों के लिए निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। आगे है समुद्री खाद्य पदार्थ जैसे कि समुद्री नमक, समुद्री मछली आदि आयोडीन के सोर्सेज होते हैं। आपको पता है कि आयोडीन तो जो है, नमक तो आयोडीन का सोर्स होगा ही, लेकिन समुद्री मछली भी जो है आयोडीन का सोर्सेज होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो समुद्री पानी होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है आपका ये होता है, नमकीन होता है, तो उस हिसाब से ये आयोडीन का स्रोत आपका होगा। आगे है आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है, जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार बहुत बढ़ जाता है। और आयोडीन में होता यह है, आयोडीन की कमी से आपका जो ग्वाइटर रोग होगा, और ग्वाइटर का जो है आपका थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है। ठीक है ना। आगे है यहाँ पे देखिए, ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोरीन की अधिकता। पीने वाला पानी में अगर फ्लोरीन का अधिकता होगा तो आपको इससे डेंटल फ्लोरोसिस हो सकता है, स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है, नामक ये रोग हो जाता है। तो इसलिए फ्लोरीन का मात्रा ज़्यादा पानी में आपका नहीं इंक्रीज होना चाहिए, नहीं तो जिसे दंत क्षय बोलते हैं, ठीक है ना, स्केलेटल क्षय, ये सब जो है आपको हो सकता है। ठीक है। आगे है यहाँ पे फूड फोर्टिफिकेशन। ठीक है ना। फूड फोर्टिफिकेशन खाद्य पदार्थों के पोषण मान को बढ़ाकर कई कुपोषण जनित बीमारियों को रोकथाम में सहायक है। कहने का मतलब है कि जो फूड फोर्टिफिकेशन है, यह खाद्य पदार्थों में जो भी पोषण की कमी होती है उसको बढ़ाकर आपको बहुत सारे जो कुपोषण वाली बीमारियां हैं उससे रोकथाम करता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे है भोजन पकाने का सबसे प्रमुख लाभ जो है, इसे सुपाच्य बनाना है। अगर आप कच्चे खाएंगे तो वो जो है पचने में, डाइजेस्ट होने में समय लेगा, लेकिन आप भोजन को पका कर खाते हैं ताकि वो जो है उसका जो मजबूती है, जो उसके अंदर रेशा है, वो जल्दी से पच जाए। तो इसलिए भोजन पकाने का सबसे प्रमुख लाभ ये होता है ताकि ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, सुपाच्य हो जाए। ठीक है। आगे है भोजन पकाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पकाने के दौरान खाद्य पदार्थों को न्यूट्रिएंट्स का नुकसान नहीं हो। जैसे देखते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है जला के खा जाते हैं, ज़्यादा जलाने से उसमें का जो पोषक तत्व होता है नष्ट हो जाता है। तो नहीं, ज़्यादा आप उबालिए, उबालने से भी जो है वाष्प के द्वारा उसमें से न्यूट्रिशन निकल जाएगा। नहीं, ज़्यादा चीज़ें को कस के धोना चाहिए, तो धोना, न ज़्यादा पकाना, न ज़्यादा उसे भाप में देना है। ऐसा कीजिए कि हाँ, खाने योग्य हो जाए। अब ऐसा नहीं होता है कि एकदम आलू को हलवा बना दीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे ज़्यादा आप पकाएंगे तो न्यूट्रिशन का नुकसान होता है, पोषक तत्व का। ठीक है। जहाँ तक संभव हो भोजन पकाने के दौरान मिर्च, मसाले एवं तेल का कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि भोजन पकाने के दौरान ज़्यादा मिर्च, मसाला, तेल का इस्तेमाल करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। इससे तरह तरह के डाइजेस्टिव से रिलेटेड समस्या हो सकते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है, देख लीजिए, सब्जियों को तलने तथा भूनने से विटामिन ए की अधिक क्षति होती है। तो सब्जी को आप ज़्यादा जो है तलते हैं, ज़्यादा उसको जो है भूनते हैं, तो विटामिन ए जो है अधिक क्षति आपका होगा। और विटामिन ए किस लिए उपयोगी है आपको पता है, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आगे है विटामिन सी ताप के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है। यानी जो विटामिन सी होता है, अगर आप उसे ज़्यादा हीट करेंगे ना तो गायब हो जाएगा। तो विटामिन सी को कभी भी ज़्यादा जो है ताप में उसको रखना नहीं चाहिए, हीट में ज़्यादा रखना नहीं चाहिए, नहीं तो वरना वो गायब हो जाएगा। वो हीट के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होता है। ठीक है ना। आगे है आहारीय रूपांतरण, यानी जो डाइट थेरेपी होता है, डाइट कन्वर्जन,
इस तरह किया जाना चाहिए ताकि रोगी के पोषण संबंधी आवश्यकता पूर्ण हो सके। आहारीय रूपांतरण कहने का मतलब होता है कि आहार का रूपांतरण, मतलब मरीज के लिए कैसा आहार आप उसको देंगे जो मरीज के लिए आसान हो। जैसे अगर किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, पेट का प्रॉब्लम है, तो उसको नरम दाना देंगे, उसको रेशेदार भोजन देंगे, ठीक है ना, तो ताकि उसको आसानी से पच जाए, कब्ज भी ना बने। तो बीमारी के अकॉर्डिंग हम जो है आहार का चेंजेज करते हैं, रूपांतरण करते हैं, ताकि आवश्यक मरीज को पोषण का भी प्राप्त हो जाए और उसके लिए अच्छा भी रहे। ओके, आगे चलिए, आगे है यहाँ पे, यदि स्पेसिमेन को कलेक्शन, मतलब जो नमूना लेते हैं उसका अगर आप कलेक्शन तुरंत बाद टेस्ट कर पाना संभव नहीं हो तो इसे रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर इसमें बैक्टीरिया वृद्धि कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे कोई भी सैंपल हम लेते हैं, ब्लड का लेते हैं, यूरिन का लेते हैं, तो कोई भी नमूना हम अगर कलेक्ट करते हैं और टेस्ट जल्दी से कर पाना संभव नहीं है तो उसे रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि अगर आप यूरिन का सैंपल ले लिए, ब्लड का सैंपल ले लिए, बलगम का सैंपल, मतलब जो भी सैंपल आप ले रहे हैं और उसको तुरंत जांच नहीं किए और उसको आप कुछ देर तक छोड़ देंगे सीधा नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में, तो उसमें अनावश्यक बैक्टीरिया जो आपके बॉडी से सैंपल लिया गया है, अगर उसमें थोड़ा बैक्टीरिया होगा तो उसको रूम टेम्परेचर पर वो वृद्धि कर जाएगा और ज़्यादा बैक्टीरिया हो जाएगा और जांच होगा तो रिपोर्ट में गलत होगा। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। ओके, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे स्पेसिमेन बोतल में किसी प्रकार का एंटीसेप्टिक मौजूद नहीं होना चाहिए। अब जो भी आप नमूना लेते हैं उसका वाइल होता है, पता है, ब्लड का सैंपल लेने के लिए, यूरिन का, जो भी चीज़ का सैंपल एक वाइल बोतल होता है उसमें लेते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का एंटीसेप्टिक नहीं होनी चाहिए, वरना उसमें एंटीसेप्टिक होगा तो उसमें जो भी कीटाणु होगा, जो भी इन्फेक्शन वाला सूक्ष्म जीव होगा सैंपल में, उसको मार देगा और रिपोर्ट में जब जाएगा जांच के लिए तो उसमें कुछ निकलेगा ही नहीं और इधर पता चलेगा भाई बॉडी में है इन्फेक्शन, लेकिन उधर पता चलेगा कि कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस बोतल में एंटीसेप्टिक है जो उसको मार देगा, ठीक है, और फिर जांच होगा तो नॉर्मल आ जाएगा। आगे है, कल्चर हेतु स्पेसिमेन कलेक्शन करने के लिए स्टेराइल कंटेनर का उपयोग जो है करना चाहिए, ठीक है ना। कभी भी कल्चर आप जो भी लेते हैं, जांच लेते हैं, कोई भी कलेक्शन लेते हैं, उसको ध्यान से देखिए, उसको बिल्कुल स्टेराइल कंटेनर जो होता है उसका उपयोग, मतलब एकदम साफ़ सुथरा कंटेनर का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। आगे है स्टूल तथा स्पुटम, मतलब जो मल होता है, स्पुटम बलगम का, अगर आप नमूना लेते हैं तो इसके नमूना लेने के लिए वैक्स लाइनेड, ठीक है ना, वैक्स लाइनेड डिस्पोजल कप्स का यूज करना चाहिए। आप लोग देखते होइएगा कि स्टूल के नमूना के लिए और बलगम के नमूना के लिए आपको एक छोटा सा कंटेनर दिया जाता है, मतलब एक डिब्बा टाइप से, उस पर वैक्स लाइनेड डिस्पोजल उसको हम लोग बोलते हैं, वैसे कप का उपयोग करना चाहिए। आगे है, जहाँ तक संभव हो नमूना एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करने से पूर्व कलेक्ट करना चाहिए। अगर मान गए आप जांच कराने जा रहे हैं, पहले से एंटीबायोटिक दवाई पर चल रहे हैं, ले रहे हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि आप एंटीबायोटिक लेने से पहले नमूना दें, क्योंकि एंटीबायोटिक लेंगे बॉडी में जाएगा, वह सूक्ष्म जीव को अपना मारना काम स्टार्ट कर देगा, तो फिर आपको सही से सैंपल आ तो जाएगा लेकिन रिपोर्ट सही नहीं आएगा, क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक का प्रभाव होगा जो सूक्ष्म जीवों को मारता है, तो कहीं ना कहीं कम कर देगा उसके प्रभाव को, ठीक है ना। आगे है, प्रयोगशाला परीक्षण हेतु 3 प्रकार के यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट किए जाते हैं, यानी जांच के लिए 3 प्रकार से हम यूरिन का कलेक्शन लेते हैं सैंपल, ठीक है ना। देखिए, पहला होता है सिंगल यूरिन कलेक्शन, दूसरा होता है मिड स्टीम यूरिन और 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन, मतलब सिंगल यूरिन नमूना, मिड स्टीम यूरिन नमूना और 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन, ठीक है ना। अब देखिए तीनों प्रकार से, तीनों का क्या क्या है। देखिए, सिंगल यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करने हेतु व्यक्ति द्वारा एक बार में एक्सट्रैक्ट किए गए यूरिन का कलेक्ट किया जाता है। सिंगल यूरिन का मतलब है कि जो फर्स्ट टाइम आ गया एक बार में ही, ऐसा नहीं है कि 4 बार जय बार मन हो तब बार उसमें जो है रखते जाए, नहीं, एक बार में ही उसमें जो है यूरिन का कलेक्ट किया जाता है, एक बार में जो भी उत्सर्जन हो गया उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है ना। आगे है मिड स्टीम यूरिन सैंपल। मिड स्टीम यूरिन सैंपल में क्या होता है, इसके लेने के लिए पेशेंट को शुरुआती यूरिन की कुछ मात्रा टॉयलेट या बेड पान में जो है वॉइड करने के लिए जो है कहा जाता है। उसके बाद
मध्य धार वाले यूरिन को स्पेसिमेन बोतल में कलेक्ट कर लेने के बाद पेशेंट शेष यूरिन टॉयलेट या बेड पानी में जो है त्याग देता है। कहने का मतलब है मिड स्ट्रीम का मतलब होता है देखिए मिड स्ट्रीम का मतलब होता है मध्यम धार, यानी जैसे आप लोग जाते होइएगा जांच में या कहीं भी तो आपको बोला जाता होगा कि स्टार्टिंग में यूरिन को थोड़ा सा निकाल दीजिए और बीच वाला जो यूरिन होगा उसको जो है सैंपल लीजिएगा, तो यही मिड स्ट्रीम होता है। ठीक है ना। तो मिड स्ट्रीम में होता है कि कुछ जब हम यूरिन गए सैंपल लेने तो स्टार्टिंग में जब यूरिन निकलेगा तो उसको हम लोग जो होता है टॉयलेट वगैरह वहाँ पे निकलने देंगे और फिर रोकेंगे और थोड़ा बीच का जो यूरिन होगा उसको सैंपल ले लेंगे और बाकी फिर जो भी हमको जितना भी त्यागना होगा यूरिन उसको त्याग देंगे टॉयलेट में। ठीक है ना, यानी बीच का यूरिन लेना है। ओके, तो यही होता है मिड स्टीम। और 24 है 24 आवर्स यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करने हेतु पेशेंट द्वारा 24 घंटों में वॉइड किए गए यूरिन की संपूर्ण मात्रा को जो है कलेक्ट किया जाता है। 24 का मतलब होता है कि 24 घंटा में आपको जब जब बोला जाएगा तब तब का आप लेकर जाकर जो है उसे दे देते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 3 प्रकार के। आगे है 24 आवर यूरिन कलेक्ट करते समय यूरिन में बैक्टीरिया की वृद्धि एवं इसके डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं, जैसे बोरिक एसिड, सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब जो 24 आवर होता है, अब चूँकि मानिए 24 आवर तक आप यूरिन का सैंपल रख कर तब जाएंगे आप उससे देने, तो कहीं ना कहीं इसमें बैक्टीरिया की वृद्धि हो जाएगा। तो इससे रोकने के लिए, इसे डिकम्पोजिट करने के लिए इसमें बोरिक एसिड और इसमें सांद्रित जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है ताकि जो बैक्टीरिया का वृद्धि है वो ज़्यादा ना हो सके। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को समझ गए, आगे चलिए। तो यहाँ पे देख लीजिए आगे है, ये देख सकते हैं कि हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, जो आपका हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस होता है ना, वेरिसोला जोस्टर वायरस और एप्स्टीन बार वायरस आदि के इन्फेक्शन के दौरान एसाइक्लोविर नामक दवा का उपयोग प्रचुर मात्रा में किया जाता है। देखिए सबसे पहले ये जो एसाइक्लोविर दवा है यह आपके वायरल इन्फेक्शन में काम करता है, यानी यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम नहीं करेगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन काम करता है? एंटीबायोटिक। ठीक है ना। जीवाणु वाला संक्रमण होगा तो एंटीबायोटिक काम करेगा। अगर वहाँ पे वायरस इन्फेक्शन है, जैसे हर्पीज वायरस है, वेरिसोला वायरस है, ठीक है, एप्स्टीन वायरस है, तो ये सब वायरस है। वायरस में आपको एसाइक्लोविर काम करता है। ठीक है। जैसे हेपेटाइटिस भी हो गया तो वो सब वायरस वाला में ज़्यादा प्रचलित एसाइक्लोविर है। ठीक है। आगे है देख लीजिए एम्फोटेरिसिन बी, मिकोनोजोल, क्लोट्रिमाजोल आदि एंटी फंगल दवाई है। माय डियर, एम्फोटेरिसिन बी, माइकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल ये सब एंटी फंगल दवाई है। जैसे दाद खाज खुजली हो गया तो क्लोट्रिमाजोल, माइकोनाजोल का क्रीम भी आता है। ठीक है। और इसका अलग अलग जो है आपको टैबलेट भी, दवाई भी आता है। तो यह एक प्रकार का एंटी फंगल मेडिसिन है जो आपके दाद खाज खुजली से जो है राहत देता है। ठीक है। चलिए, तो माइकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल यह काफ़ी दोनों प्रचलित है एंटी फंगल में। समझ गए। आगे है क्लोरोक्विन नामक दवा का उपयोग मलेरिया के उपचार हेतु किया जाता है और यही दवाई का स्टॉक ही ख़त्म हो गया था। कब? कोविड के समय। ठीक है ना। बहुत लोग जो है कोविड के लक्षण से राहत के लिए इस दवाओं का उपयोग करते थे, लेकिन यह खास तौर पर मलेरिया के लिए है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, ठीक है, और इंडाजोल आदि एंटी पैरासाइटिक दवाई है। एंटी पैरासाइटिक दवाई का मतलब होता है यह आपके कृमि संक्रमण, आंतरीय जो जीवाणु होते हैं उसको मारते हैं, जैसे कीड़ा हो जाता है पेट में। ठीक है ना। तो अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल ये दोनों तो काफ़ी प्रचलित है और यह जो है, और निडाजोल, ये सब दवाइयाँ जो है आपको लिया जाता है। ठीक है, कृमि संक्रमण को मारने के लिए। आगे है यहाँ पे देख लीजिए जीडोब्यूडिन, डिडेनोसिन, ठीक है ना, डिडेनोसिन, एस्टेबेउडिन एंड लेमिविडिन आदि एंटी रेट्रोवायरल एजेंट हैं। ये दवाइयाँ HIV इन्फेक्शन के दौरान उपयोग में ली जाती हैं। अब आपके एग्जाम में कैसे पूछेगा? कह देगा कि इनमें से कौन सा जो है HIV के लिए दवा प्रयुक्त नहीं होता है। 4 ऑप्शन रहेगा। चारों ऑप्शन में से जीडोब्यूडिन, डिडानोसिन एंड एस्टूबिडिन ये तीनों दवाई का नाम दे देगा। लेमिविडिन ये चारों दवाई में से कोई 3 का नाम दे देगा और एक ऐसा दे देगा जो HIV से रिलेटेड होगा ही नहीं, कहेगा इनमें से कौन नहीं है बताए। तो अगर आप
जिडोबिन, डिडोनोसिन, एस्टिबोडिन एंड लिमोबिडिन। अगर इसका नाम नहीं जानते हैं तो फिर आप जो है मार दीजिएगा गलत पर, ठीक है। इसी में से किसी एक पर मार दीजिएगा जो HIV का होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है ना। आगे है, डॉस थेरेपी के दौरान निम्न दवाइयों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से दवाइयों का डॉस थेरेपी में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा दवाइयाँ जो है टीबी के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है या डॉट्स में प्रयुक्त नहीं की जाती है। 4 ऑप्शन में से 3 दे देगा जो इसी में से होगा, और एक ऐसा दे देगा जो इसमें से नहीं होगा। देखिए डॉट्स में जो प्रयुक्त दवाएं हैं, जो प्रयुक्त किए जाते हैं, वो है आपका आइसोनियाजाइड, रिफाम्पसिन, इथाम्बुटॉल, पैराजीनामाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसको कैसे याद रखेंगे? PRISE। P फॉर पैराजीनामाइड, R फॉर रिफाम्पसिन, I फॉर आइसोनियाजाइड, S फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन और E फॉर इथाम्बुटॉल। प्राइस याद रखिएगा, ये प्राइज याद रखिएगा, PRISE, और इसके स्टार्टिंग नाम से दवाई का नाम है, ठीक है, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, देखिए इन्हें एंटी ट्यूबरकुलर दवाइयाँ कहते हैं। ये सारे जो ऊपर दवाई देखे हैं ना 4-5, ये सब जो है आपका एंटी ट्यूबरकल दवाई है, ठीक है ना। ये सारे डॉस थेरेपी में उपयोग किए जाते हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ तो आगे यहाँ पे है पेनिसिलिन, ठीक है, सिफेलोएस्पिरिन एंड एमिलोग्लाइकोसाइड्स एंड फ्लोरोक्विनोल एंड मैक्रोलाइड्स आदि एंटीबायोटिक दवाई हैं। माय डियर, पेनिसिलिन हो गया, सेफेलोएस्पिरिन हो गया, एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो गया, फ्लोरोक्विनोल हो गया एंड मैक्रोलाइड्स हो गया। ये सब दवाइयाँ एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, ठीक है, जो आपको एंटीबायोटिक मतलब यह जो है आपको चलता है जीवाणुओं को, वृद्धि को रोकने के लिए, जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसको रोकने के लिए। समझ गए? चलिए आगे अब आते हैं। कैंसर की ग्रेडिंग मेनली 2 फीचर्स पर आधारित है। अब हम लोग कैंसर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए कैंसर जो होता है वह सेल में अचानक से अनियंत्रण वृद्धि के कारण होता है। अनियंत्रण वृद्धि होने के कारण वह जो है आपस में मिल कर एक ट्यूमर बना देता है, एक गुच्छा बना देता है, जिसके कारण व्यक्ति में ट्यूमर विकसित हो जाता है, कैंसर विकसित हो जाता है। कैंसर किसी भी जगह पर हो सकता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है ना, ओरल कैंसर, उसके बाद आपका हो जाता है क्लोन कैंसर, रेक्टम, बहुत जहाँ भी जगह पर होगा वो कैंसर हो जाता है। समझ गए? तो कैंसर का ग्रेडिंग मेनली 2 फीचर्स पर आधारित है। कौन कौन है? देखिए कैंसर सेल यानी कैंसर वाला कोशिका उन कोशिकाओं से समानता या भिन्नता जिनसे इनकी उत्पत्ति हुई हो, ठीक है ना। पहला तो ये होता है कि कैंसर की सेल जो भी होता है यह उन कोशिका से समानता या भिन्नता होता है जिनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। देखिए एक सेल होता है जो आपके बॉडी को निर्माण करेगा और आवश्यकता के अनुसार डिवीजन होगा, विभाजन होगा। कोशिका का नेचर है विभाजन करना, नहीं विभाजन करेगा तो क्षतिपूर्ति कैसे करेगा नए कोशिका का? अगर पुराने कोशिका का टूट फूट होगा तो उसको क्षतिपूर्ति कैसे करेगा? तो उसके लिए विभाजन होता है। लेकिन विभाजन अगर अनियंत्रित तरीके से होने लगे, अनकंट्रोल होने लगे, तो वो कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। तो कैंसर सेल एक तो ये होता है कि दूसरा आप ग्रेडिंग पहचानेंगे कैसे कि ये कैंसर सेल है? तो पहचानने का तरीका है कि जो नॉर्मल सेल है उससे बिल्कुल ये भिन्न होगा, अलग होगा, ठीक है, और यह गुच्छा के रूप में बनने लगेगा। तो पहला तो ये है ग्रेडिंग पहचानने का तरीका। दूसरा है कैंसर के वृद्धि रेट। इसका वृद्धि रेट काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, काफ़ी तेज़ी से वृद्धि करने लगेगा, ठीक है ना, और वृद्धि इतना होगा कि वहाँ पे ट्यूमर बनने लगेगा। तो ये चीज़ें हैं। कैंसर पेशेंट के मामले में स्टेजिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ट्यूमर की साइज, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एवं इसके मेटास्टेटिस की स्थिति को जो है हम लोग डिस्क्राइब किया जाता है। माय डियर, कैंसर पेशेंट में स्टेजिंग एक प्रक्रिया है जिसमें ट्यूमर कैसा है, ठीक है, ट्यूमर का साइज कैसा है, ट्यूमर का लिम्फ नोड में क्या चूँकि कैंसर जब जैसे ही होता है ना तो व्यक्ति का जो लिम्फ नोड होता है वही प्रभावित होने लगता है। तो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा है इसमें, और सेल जो है 2 प्रकार से होता है, एक होता है बेनाइन और एक होता है मेटास्टेटिस। तो जो मेटास्टेटिस वाला होता है वो गंभीर, वो कन्फर्म करता है कैंसर को, ठीक है। बेनाइन ट्यूमर है मतलब शुरुआती ट्यूमर है तो अन्य रीजन से भी ट्यूमर हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कैंसर के कारण ही बॉडी में ट्यूमर होगा। ट्यूमर अन्य रीजनों से भी, अन्य समस्या से भी उत्पत्ति होता है जो कि कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे ट्यूमर बिनाइन होता है जो विदाउट कैंसर वाला होता है, ठीक है।
लेकिन जब आपको कन्फर्म हो जाए कि ट्यूमर वास्तव में कैंसर का ही है तो मेटास्टेसिस में प्रवेश करता है और वो हानि वाला होता है, वो काफ़ी तेज़ी से वृद्धि करेगा, समझ लीजिए। तो मेटास्टेसिस को डिस्क्राइब करता है, बताता है। उसके बाद है यहाँ पे TNM। देखिए TNM स्टेजिंग सिस्टम है जो कैंसर के स्टेज को बताता है। TNM, T फॉर ट्यूमर का साइज, ट्यूमर का साइज कैसा है। जो N फॉर होता है नोड का इन्वॉल्वमेंट, जो लिम्फ नोड है उसका इन्वॉल्वमेंट इस सेल में कितना ज़्यादा है। तथा मेटास्टेसिस मतलब कैंसर का जो सेल है वो कितना ज़्यादा तेज़ी से विकसित हो रहा है, वृद्धि कर रहा है, ठीक है ना। ये बताता है आपको TNM ग्रेडिंग में, याद रखिएगा। आगे है, इसी में से आपके एग्जाम में पूछ देगा कि कैंसर के ग्रेडिंग में TNM में M का मतलब क्या होता है, बताएं। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक मेटास्टेसिस रहेगा, तो M फॉर मेटास्टेसिस। अगर N का मतलब पूछ लेगा तो लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट, समझ रहे हैं। अगर T का पूछ लेगा तो ट्यूमर का साइज। तो क्वेश्चन आपको थ्योरी कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से बना देंगे। आगे है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपसे एग्जाम में पूछ देगा ओरल कैंसर का इनमें से कौन सा प्रकार है, बताएं। तो ओरल कैंसर का मुख्यतः 2 तरीके से होता है, एक स्क्वैमस सेल सर्किनोमा और एक बेसल सेल सर्किनोमा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, 2 जो होता है ओरल कैंसर का, जो स्क्वैमस सेल सर्किनोमा होता है यह ओरल कैंसर का कॉमन टाइप है। मतलब मुंह में जो ओरल कैंसर अगर होता है तो सबसे ज़्यादा स्क्वैमस वाला ही होता है, ठीक है। यह लोअर लिप तथा टंग्यू इसकी समान साइट है, यानी लोअर लिप यानी जो लिप होता है, ओठ है, उसके निचले भाग में यह जीभ में ज़्यादा होता है। 90% मामला में यही स्क्वैमस सेल ही होता है। अगर ओरल कैंसर किसी को है तो उसमें 90% संभावना इसी स्क्वैमस का ही होता है। बाकी 10% बेसल सेल का होता है, बेसल सेल सर्किनोमा का। यह सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप है ओरल कैंसर का। तो ये दोनों मोस्ट है, ज़्यादातर मामला में स्क्वैमस वाला मिल सकता है आपको, या तो स्क्वैमस नहीं है तो ज़्यादा संभावना फिर बेसल सेल का होगा। तो ये 2 मोस्ट कॉमन ओरल कैंसर का है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। देखिए, यदि अम्बिलिकल कोड की लंबाई 40 सेंटीमीटर जो है 16 इंच से कम हो तो इसे शॉर्ट कोड माना जाता है, जबकि हम लोग जानते हैं अम्बिलिकल कोड का एवरेज लंबाई 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इतना होता है। लेकिन ये मामला अगर 40 से भी कम जाए तो इसे शॉर्ट मतलब छोटा नाभिनाल माना जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। HCG की उत्पत्ति कहाँ से हो। देखिए HCG एक हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के दौरान ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन का उत्पादन प्लेसेंटा के सिंथोट्रोपोब्लास्ट कोशिका द्वारा किया जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि HCG का उत्पत्ति कहाँ से होता है। तो HCG का उत्पत्ति प्लेसेंटा करता है। प्लेसेंटा में कौन सा सेल करता है, तो सिंटियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, सिंटियोट्रोफोब्लास्ट, याद रखिए। यह कोशिका है जो आपको HCG का स्राव करता है। दूसरी चीज़ें, HCG का फुल फॉर्म पूछे तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, याद रखिएगा, ओके। आगे है माय डियर, प्रेगनेंसी के शुरुआती 6 सप्ताह तक कार्पस लुटियम को बनाए रखना HCG का प्रमुख कारण है, प्रमुख जो है कार्य है। अब HCG जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो आपका ये हार्मोन है, ये क्या करता है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान जो शुरुआती के 6 सप्ताह होता है उसको मेंटेन रखने के लिए जो कार्पस लुटियम होता है इसको जो है बनाए रखता है कौन, HCG। और यह HCG का प्रमुख कार्य है कि यह कार्पस लुटियम को जो है कंट्रोल करता है, ठीक है ना। इन चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, प्रेगनेंसी के 13 से 28 सप्ताह तक की अवधि सेकेंड ट्राइमेस्टर का मिड ट्राइमेस्टर कहलाता है। माय डियर, आपसे एग्जाम में पूछेगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है, ठीक है ना, वो सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है वह 13 से 28 सप्ताह के समय को कहते हैं और ये मिड वाला होता है, समझ गए। आगे है माय डियर, महिला के प्रेग्नेंट होने पर गर्भाशय में ही सर्वप्रथम तथा सर्वाधिक मात्रा में परिवर्तन दिखाई देते हैं। इसका वजन लगभग 20 गुना तक, क्षमता लगभग 1000 गुना बढ़ जाता है। माय डियर, कहने का मतलब है, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो फीमेल होती है, फीमेल का जो प्रेग्नेंट होने पर सबसे ज़्यादा जो होता है यूट्रस, गर्भाशय जो होता है उसी में सर्वप्रथम और सर्वाधिक परिवर्तन होता है। आप खुद जान भी सकते हैं कि क्यों जो है अमाशय पेट जो है बहुत ज़्यादा जो है बाहर की तरफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि वो यूट्रस होता है, यूट्रस में फैलने के कारण।
यूट्रस में सबसे ज़्यादा परिवर्तन प्रेगनेंसी के दौरान होता है, समझ लीजिए। लगभग वो अपने आकार के 20 गुना जो है बढ़ जाता है, क्षमता उसका लगभग 1000 गुना बढ़ जाता है। तो ये जो है यूट्रस का जो है आपका क्या होता है, परिवर्तन होता है, बहुत परिवर्तन होता है। अपने नॉर्मल साइज से 20 गुना साइज वो बढ़ जाता है, समझ लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान पाए जाने वाले गर्भाशय संकुचन यानी यूटेराइन कंस्ट्रक्शन संकुचन ब्रेस्ट हिक संकुचन कहलाते हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय में जो संकुचन होता है, जो कंट्रिक्शन होता है, उसे ब्रेस्ट हिक संकुचन कहते हैं, ठीक है ना। प्रारंभ में संकुचन इरेगुलर होता है, मतलब कभी होगा कभी नहीं होगा, इनफ्रीक्वेंट होता है, कोई उसका समय भी नहीं होगा, एवं पेनलेस होता है, मतलब जो ब्रेस्ट हिक संकुचन होगा वो पेनलेस होगा, इरेगुलर होगा, ठीक है ना, कभी होगा कभी नहीं होगा, दर्द भी नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये आपका होता है ब्रेस्ट हिक संकुचन, ओके, याद रखिएगा। तथा गर्भवती माता को इनके बारे में पता नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन टर्म के आसपास ये संकुचन बार बार आते हैं, इसकी तीव्रता बढ़ जाती है तथा पेनफुल हो जाता है। देखिए स्टार्टिंग समय में ब्रेस्ट हिक संकुचन में इरेगुलर होता है, कोई समय नहीं रहेगा इसका आने का, ठीक है ना, पेनलेस होता है, दर्द नहीं होगा। लेकिन जब टर्म पूरा हो जाता है, समय आसपास आ जाता है डिलीवरी का, तो काफ़ी तेज़ी से होता है, जिससे पेट में ऐंठन, मरोड़, दर्द, बेचैनी ये सब होता है, काफ़ी तेज़ी से होगा, तीव्रता भी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें समय जब पास होता है तो तुरंत इसके उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग में रहेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कार्पस लुटियम के स्रावित एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओवेरियन पुटिकाओं के परिपक्वता को भी रोकते हैं। इस प्रकार प्रेगनेंसी के दौरान ओवुलेशन तथा एमसी अनुपस्थित होता है। माय डियर, जैसे एक महिला प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट होने में अब मान गया दूसरा भी प्रेग्नेंट तो हो सकता है, तो दूसरे प्रेग्नेंट को एक प्रेग्नेंट हो जाने के बाद फिर से प्रेगनेंसी को रोकने के लिए एक कार्पस लुटियम काफ़ी महत्वपूर्ण जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है या ओवेरियन जो होता है उसको परिपक्व होने से रोकता है। अब मान के परिपक्व होगा तो फिर से जो है मेल फीमेल का जो है फर्टिलाइज हो जाएगा, फिर से प्रेग्नेंट हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ को रोक देता है। और रोकने से होता है कि जो ओवुलेशन होता है, अंडा का बनना वो बंद हो जाता है और एमसी जो है रुक जाती है, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल आपका कार्पस लुटियम करता है हार्मोन सीक्रेट होने पर, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप लोग जो है समझ लीजिए। आज का यह 16 नंबर का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।